students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi। चैप्टर को कंटिन्यू रखते हुए आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट मेथड्स के बारे में जिससे हम रेट ऑफ रिएक्शन का पता लगा सकते हैं। देयर आर मेनी मेथड्स और उनमें से जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, दिस इज ग्राफिकल मेथड, integrated rate law method, then this is half life method and initial rate method। इन सबके बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ ग्राफिकल मेथड। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास एक ही तरीका है कि उसी मेथड से सभी काम करेंगे। बहुत से मेथड्स हैं, ओस्टवॉल मेथड है, प्रैक्टिकली आप एक्सपेरिमेंट करके भी रेट ऑफ रिएक्शन है वो निकाल सकते हैं। तो ग्राफिकल मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, यहां मैंने एग्जांपल नोट करके रखी है। कोई भी आप केमिकल इक्वेशन ले लीजिए, जैसे मेरे पास है यहाँ पे N2O5 एंड इट इज चेंजिंग इनटू NO2 प्लस ऑक्सीजन, राइट। इस तरीके से अब देखिए इस रिएक्शन को देखते हुए हमें क्या लग रहा है, रेट इज K N2O5 raised to power 2। It seems to be of second order। ये देख के लग रही है that it is of second order। ओके, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर की है या सेकंड ऑर्डर की है, क्योंकि जो इक्वेशन है इट इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो 2 इसकी मॉलिक्युलरिटी है, दैट इज श्योर, इट इज हैविंग मॉलिक्युलरिटी 2 क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। अब क्या ऑर्डर वाली रिएक्शन में भी दोनों इन्वॉल्व है? लेट्स फाइंड आउट। हम क्या करते हैं, ये देखिए इसकी डिफरेंट, अब इसके हिसाब से ऑर्डर क्या आना चाहिए, 2। यहां पे ये ऑर्डर 2 बता रहे। हम इस कंसंट्रेशन को, इस रिएक्शन को अलग अलग इंटरवल्स के ऊपर हमने इसकी कंसंट्रेशन को नोट किया। 0 टाइम के ऊपर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है 1.72 इंटू 10⁻²। ओके, अब यहां पे टाइम 0 है तो रेट हमारा कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि टी नीचे क्या आ जाएगा, 0। 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 10 के इंटरवल के ऊपर हमने इसकी कंसंट्रेशन नोट की N2O5 की, जो भी रिएक्टेंट हमारे पास होगा। तो आप देख सकते हैं इट इज डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग। और आपको पता है रेट जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आप देखिए इसका रेट इट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, राइट। तो कंसंट्रेशन विथ टाइम हम निकाल रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यहां से 34, क्योंकि कंसंट्रेशन अपॉन टाइम करेंगे तब तो ये आंसर नहीं आएगा। देखिए जब तो हम निकालते हैं एवरेज रेट, एवरेज रेट निकालने का तरीका पहले देखिए। इस साइड हम ले लेते हैं टाइम और इस साइड हमने ले ली थी इसकी कंसंट्रेशन, N2O5 की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अगर मैं -2 सबके लिए कॉमन है तो मैं ऐसा करती हूं, लेट इट बी 0 एंड इट इज 0.10, 0.20, 0.30, 0.40 एंड सो ऑन। क्योंकि यहां पे क्या है 14, तो ये वैल्यू यहां जैसे आएगी, ठीक है ना। और इधर टाइम 10 की इंटरवल के ऊपर टाइम ले लिया, तो ये रही। यहां पे करते करते अगर आप ग्राफ बनाते हैं, ये कौन सा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपने ग्राफ बना लिया, ठीक है। तो ग्राफ के हिसाब से ये वैल्यू ऊपर को जा रही है, लेकिन आप एक चीज देखिए, जब टाइम है 0 तो कंसंट्रेशन कितनी है, ये रहा 3440, 50, 60, 0.70। मैं ऐसा करती हूँ 2 का इंटरवल लेती हूँ, ये थोड़ी ज्यादा लंबा ग्राफ हो जाएगा, क्योंकि पहले आपको ये पता होना चाहिए इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट, N2O5 की कंसंट्रेशन और इधर है टाइम। तो इसे ओरिजिन 10, 20, 30 मिनट्स, 40, 50, 60, 70 तक ले लिया मैंने। ओके,
मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1.72, मिनिमम कितनी है 0.14। ओके, तो मैंने जैसे आपको बोला ना कि -2 को मैंने कॉमन रख लिया, या तो फिर आप इसको डिवाइड कर लीजिए कि ये आपके पास आ जाएगा 0.14 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻², तो नीचे 100 आ गया, तो ये आपके पास आएगा 0.0014, यही आया ना। तो मैं इसकी कंसंट्रेशन कैसे लिखूंगी, 10 से स्टार्ट करूंगी, 0.0020, फिर 0.0040, 0.0060, 0.0080, 0.0, अब ये हो गया 100, 100 हो गया ना, 0.01 आ गया, फिर 0.0120, राइट। तो मेरे को यहां चाहिए 72 तक, तो फिर आ जाएगा 0.0140, देन 0.0160, एंड देन इट विल बी 0.0180, राइट। ये है 172, तो ये रहा 80, तो ये हमारे पास मैंने कंसंट्रेशन को शो कर दिया, ठीक है। तो 0 टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन है 72, तो लेट इट बी हियर, मैं रफ सा बना रही हूं। जब 20 हुआ तो इट इज 1.23, ये रहा 120, तो यहां जैसे आया। फिर जब 30 हुआ तो इट इज 0.80, यह है 8, 30 के नजदीक यहां पे आया। तो आप देखेंगे, आपको पता है ये वाला जो ग्राफ बनता है ये इस तरीके से बनता है, ऐसे ही आता है ना, जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की घटती है तो ये इस तरीके से ग्राफ आता है, ठीक। तो जो भी इसकी वैल्यूज हैं 7, देन 2, 3 के नजदीक आएगी, जो जो वैल्यूज जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है इस तरीके से आएंगी। तो एवरेज निकालने के लिए हमने 2 पॉइंट ले लिया, लेट इट बी, मैंने ये पॉइंट ले लिया A और ये पॉइंट ले लिया B। इस पॉइंट की कंसंट्रेशन है x1, इसकी कंसंट्रेशन है x2। अब देखिए, ये रही कंसंट्रेशन x1 और ये रही कंसंट्रेशन x2, दिस इज x2 x1, ओके। टाइम corresponding to concentration x1 is t1 and time corresponding to x2 is t2। तो आपको पता है जो एवरेज है, रेट एवरेज, इट विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1, t2 माइनस t1। टू सिंपल। आप सिंपल कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाइए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसके बाद क्या करेंगे, 2 पॉइंट, कहीं पे भी 2 पॉइंट ले लीजिए, क्योंकि एवरेज निकालनी है तो मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए आपको। तो x1 एंड x2, 2 कंसंट्रेशन A और B पे, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम रहा ये, इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम रहा ये। तो x2 अगर मैं यहां देखूं तो दिस इज 0.120 माइनस, सॉरी, x2 हमारे पास आ रहा है 0.040 और ये आ रहा है 0.0120 डिवाइडेड बाय, लेट इट बी 50 माइनस 50। आप इसको डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये तो थी एवरेज, x2 माइनस x1 करके जो आपके पास आएगा। अब जब हम बात कर रहे हैं ना इंस्टांटेनियस की, तरीका हम यही लगाएंगे, इंस्टांटेनियस में भी तरीका हम यही लगाएंगे। ग्राफ बना लिया, कंसंट्रेशन का ग्राफ बना लिया। अब आपको इंस्टांटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए कि जब टाइम था 10th सेकेंड, 10th मिनट, तो या जो भी जिस भी टाइम पे पूछा गया, लेट इट बी इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ए का आपको इंस्टांटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए। तो देखिए, ये जो आर्क है, इट इज लाइक एन आर्क ऑफ सर्कल। सर्कल कंप्लीट कर सकते हो आप, और सर्कल की फिर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। आप सबको टेंजेंट ड्रॉ करनी आती है। टेंजेंट ड्रॉ करके जिस पॉइंट के ऊपर जाके ये कट करेगी, ये कंसंट्रेशन होगी डेल्टा एक्स और ये टाइम होगा t, ठीक है। इस पर्टिकुलर ए पॉइंट के लिए टेंजेंट ड्रॉ की, जहां इसने जाके कट किया, दैट विल बी द कंसंट्रेशन, उस पर्टिकुलर टाइम की कंसंट्रेशन। और जहां ये जाके कट करेगा, अब जैसे इसके हिसाब से देखिए तो ये आ रहा है 0.0160 डिवाइडेड बाय 50, इट विल गिव इंस्टांटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज में आप 2 पॉइंट लेते हैं, x2 माइनस x1 करेंगे, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना लगा।
और इंस्टेंटेनियस के अंदर जिस पॉइंट के ऊपर आप उसका वैल्यू निकालना चाहते हैं कि यहां बताइए, तो हम क्या करेंगे, इसकी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट जहां एक्स और वाई एक्सिस को कट करेगी, एक्स एक्सिस के ऊपर वो टाइम देगा और वाई एक्सिस के ऊपर वो कंसंट्रेशन देगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि इंस्टेंटेनियस रेट आपने डायरेक्ट निकाल लिया, नहीं निकाल पाएंगे। पहले आपको ग्राफ बनाकर इस तरीके से हर टाइम का 10 का 20 का 30 का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब आपने ये मेथड लगाया और ये मेरे पास ग्राफ में ऑलरेडी गिवन है कि इंस्टेंटेनियस रेट इतना है। निकालने का तरीका मैंने बता दिया, इट इज गिवन। ये कंसंट्रेशन, इस कंसंट्रेशन को ड्रॉ किया तो आपने इंस्टेंटेनियस रेट निकाल लिया। ओके, अब हमारा अगला काम क्या है? अब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट, इधर आप लेंगे इंस्टेंटेनियस रेट इस और इधर आप लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। ठीक, अब इंस्टेंटेनियस रेट को भी जैसे यहां पे -5 से आप डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 0.0004, राइट। तो उसी तरीके से आप ये 0 1 2 3 4 5 6, चलो मैं -5 को कॉमन ले लेती हूं, ये रहा 4 6 8, तो लेट इट बी 5, let it be 10 15 20 25 30 and 35 into 10 raised to power -5, वो सबके साथ है। ठीक है, और इधर हमने ले ली कंसंट्रेशन इस तरीके से। कंसंट्रेशन यहां से टाइम के हिसाब से बढ़ती जाएगी। लेट इट बी 0.14 है ना, तो इसको ले लिया मैंने 0.0010, लेट इट बी 20, देन 0.0040, 0.0060, 0.0080 एंड 0.0100। काफी 72 तक जाएगा, मैं जस्ट आपको आइडिया देने की कोशिश कर रही हूं। तो इधर आपने इंस्टेंटेनियस रेट लिया और इधर आपने कंसंट्रेशन ले ली। ठीक है, जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे 10 मिनट के ऊपर वैल्यू है 1.23 रेट की, तो इधर है इंस्टेंटेनियस रेट। तो यहां देखते हैं जब कंसंट्रेशन है 1.23, इसके आगे चले जाएगी तो रेट कितना है 34 के करीब, यहां जैसे पहुंचा रहा। जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटती जाएगी, अब ये पॉइंट ऐसे उल्टे आएंगे, ऐसे करके ऐसे आएगा ग्राफ। ये चेक कर लीजिए आप, 34 के ऑपोजिट 1.23 यहां ऐसे, देन 25 के 84, ये रहा 84, ये रहा 25, देख लीजिए इसी के नजदीक आ रहा है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को जब आप जोड़ेंगे इट विल गिव अ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, अब अगर सेम ऐसा ही ग्राफ, सेम चीजें, इधर ये वाली चीज आप कंसीडर कर लीजिए और यहां पे अब मैंने ले ली कंसंट्रेशन N2O5 का स्क्वायर कर दिया। यहां सिंपल था ना, इसको डबल कर दो, ये हो जाएगा -4 और ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो कंसंट्रेशन डबल करके जब आप यहां पे ग्राफ ड्रॉ करते हो, बाकी सारा कुछ सेम, तो आप देखेंगे, आप करके देख लेना, ये ग्राफ इस तरीके से आएगा। ठीक है, आपने दो ग्राफ ड्रॉ किए, इंस्टेंटेनियस रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, इंस्टेंटेनियस रेट वर्सेस स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। तो हमें ऑर्डर कैसे पता चलेगा? किसी भी गिवन डेटा के लिए अगर ग्राफ बिटवीन इंस्टेंटेनियस रेट एंड कंसंट्रेशन टर्म स्ट्रेट आता है विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, इट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अगर ये स्ट्रेट लाइन आती है स्क्वायर करके, मान लीजिए 1 के साथ नहीं आया, मैंने इसको स्क्वायर, मान लो ये वाली स्क्वायर वैल्यूज हैं और ये स्ट्रेट लाइन स्क्वायर के लिए आती है, 1 के लिए नहीं आती, तो इट विल बी ऑफ सेकंड ऑर्डर। एंड इफ straight line passing through origin is obtained by plotting a graph between instantaneous rate and cube of concentration term of reactant, it will be of third order। ठीक है, तो पहले मेरी कोशिश क्या थी कि पहले मैंने फर्स्ट के साथ करके देखा,
तो ये आ गया, तो डैम श्योर है कि ये फर्स्ट ऑर्डर ही है। चलो लेट अस चेक कि कहीं सेकंड ऑर्डर तो नहीं है। तो हमने क्या किया, उसका स्क्वायर करके उसको ड्रॉ करने की कोशिश की। आप जरूर करके देखना, तो वो कर्व्ड आएगा। वैल्यूज आपके सामने है, आप ग्राफ पेपर लेके प्रॉपर तरीके से इनको बना के देखिए, ठीक है। अब एक जनरलाइज्ड हमारे पास क्या चीज आ गई कि अगर इफ अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्राफ बिटवीन इंस्टेंटेनियस रेट एंड कंसंट्रेशन टर्म, इट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो आप लिखेंगे रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। एंड इफ अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्राफ बिटवीन इंस्टेंटेनियस रेट एंड स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, it will be of second order. And if a straight line is obtained from graph between instantaneous rate and cube of concentration of reactant, it will be of third order. तो ये जनरलाइज्ड बात है। ये तो मैंने एग्जाम्पल देके आपको बताया, आप एग्जाम्पल को नोट कर लेना और ग्राफ्स को बना के देखना, क्योंकि ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप रेज टू पावर को चेंज कर लीजिए, ठीक है, रेज टू पावर को इसको डिवाइड करके चेंज कर लेना, फिर आप उसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कीजिए। तो जब मैंने इसी को उसका डबल करके करने की कोशिश की तो ग्राफ जो है वो कर्व्ड हो गया। अच्छा, मान लीजिए कि ये ग्राफ था 1 के लिए और ये था 2 के लिए, इसका मतलब 1 के लिए वो कर्व्ड आया, ओके, इट इज नॉट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फिर हमने स्क्वायर किया और स्क्वायर के लिए वो स्ट्रेट लाइन आ गया, तो इट मींस इट इज ऑफ सेकंड ऑर्डर। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए सेम ये दो ग्राफ आएंगे। स्ट्रेट लाइन आएगा जब हम सिर्फ कंसेंट्रेशन ले रहे हैं, ये वाली वैल्यूज। अब इसी के अंदर जब ये नहीं आया तो आपने एक और टेबल बनाया, आपने इसको डबल कर दिया, एक्सटेंड दिस, आप इसको एक्सटेंड कीजिए इंस्टेंटेनियस रेट और उसके आगे इस कंसेंट्रेशन को डबल करके लिखिए और फिर वो ग्राफ बनाइए। इतनी बड़ी चीज पेपर में कभी नहीं आएगी। पेपर में क्या आएगा, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई फ्रॉम द गिवन ग्राफ। आपको ग्राफ दे दिया, इधर कंसेंट्रेशन लिखी और यहां पे ऐसे लिखा हुआ है, रेज टू पावर कुछ नहीं है, ठीक है, और सेम ऐसे ही ये कंसेंट्रेशन लिखी है और ये ग्राफ है। तो आपको पहचानना है इन दोनों में से फर्स्ट ऑर्डर कौन है और सेकंड ऑर्डर कौन है। तो सेकंड ऑर्डर वो है जिसमें स्ट्रेट लाइन इसके स्क्वायर के साथ है, फर्स्ट ऑर्डर वो है जिसमें ये स्ट्रेट लाइन सिंगल के साथ है। यू पीपल माइट बी गेटिंग माई पॉइंट। पेपर में आपको 4 ग्राफ दे दिए जाएंगे, ठीक है, और पूछा जाएगा बताओ इसमें फर्स्ट ऑर्डर कौन सा है और सेकंड ऑर्डर कौन सा है, ठीक। एक ही पूछा जाएगा कि आइडेंटिफाई द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बेटा जो भी आपको गिवन हो, आपके पास एक जनरल रूल है, जब भी जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है, ग्राफिकल मेथड होता है, वो इसी तरीके से होता है। यू हैव टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस रेट, क्योंकि एवरेज तो पूरी रिएक्शन का होता है, इंस्टेंटेनियस आपको हर टाइम का निकाल सकते हो। तो इसमें ग्राफ बनाने के लिए आपको ज्यादा रेट्स की जरूरत है, देन यू हैव टू गो फॉर इंस्टेंटेनियस रेट। टेबल बन गया, उसके बाद कंसेंट्रेशन और इंस्टेंटेनियस रेट का ग्राफ बनाइए, क्योंकि फर्स्ट तो हम यही करेंगे। अगर तो स्ट्रेट लाइन आ गई विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, इट मींस इट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। नहीं आया, ओके, स्क्वायर कर दीजिए कंसेंट्रेशन का। फिर नहीं आया, वो ऐसा आ गया कि कर्व्ड आ गया, कर्व्ड आ गया, ओके, अब क्या करें, ना तो फर्स्ट में आया ना सेकंड में आया, ओके, उसका क्यूब कर दीजिए। क्यूब के लिए अगर स्ट्रेट लाइन आ जाती है, इट मींस इट इज ऑफ थर्ड ऑर्डर। लेकिन ये मेथड इतना ज्यादा सटीक नहीं होता कि आप ये कहें कि बड़ा सिंपल सा तरीका है, हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, उसका ग्राफ बनाओ और ऑर्डर निकाल लो। एक्चुअली दिस इज व्हाट यू कॉल हिट एंड ट्राई मेथड। हिट एंड ट्राई है, नॉट 100% श्योर, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। आप में से जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इट इज क्लियरली विजिबल। एग्जाम्पल जो भी है इसको वीडियो से देखकर ही आप लोगों ने मुझे सॉल्व करके भेजना, इस चीज का ध्यान रखना। चलिए मैं भी आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट ले छोड़ती हूं। ओके, अब देखिए कई बार ऑर्डर पूछने के लिए वो क्या करते हैं, बड़ा सिंपल सा तरीका रहता है। बच्चे ना थोड़ी लंबी अगर हमारे पास स्टेटमेंट हो तो उसको देख के ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्या पूछ लिया है,
राइट मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉर्ट करके रखा था, लेट मी फाइंड। या आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। ही इज सेइंग आइडेंटिफाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर गिवन रेट कांस्टेंट। ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो वैल्यू उसने दी है के की वैल्यू गिवन है 2.3 इंटू 10⁻⁻5 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इज K is equal to 3 into 10⁻⁻4 second inverse। ठीक है, अब क्या करें, ऑर्डर कैसे पता चलेगा? ये तो बहुत मुश्किल हो गया, सिर्फ K दिया है। हाउ वी विल फाइंड द ऑर्डर? कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसके यूनिट्स देखिए। ये किसके यूनिट्स हैं? रेट इक्वल्स के ए, राइट। अगर हम ए पुट करते हैं तो आपको पता है इधर मोल पर लीटर पर सेकेंड इक्वल टू के मोल पर लीटर। ये इसके साथ कैंसल, तो के किसके बराबर आया? सेकेंड इनवर्स। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट्स है सेकेंड इनवर्स, तो फिर ये कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अब अगर यहां पे 2 होता तो 1 मोल पर लीटर हमारे पास बच गया, ठीक है। ये मोल पर लीटर जब इधर आएगा तो मोल हो जाएगा इनवर्स, लीटर हो जाएगा पॉजिटिव और सेकंड ऊपर जाके इनवर्स, तो इट इज ऑफ सेकंड ऑर्डर, ठीक है। इट विल बी ऑफ सेकंड ऑर्डर। इस तरीके से भी हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपने नोट कर लेना अपने नोट्स के साथ, राइट। अच्छा, कर लिया होगा मेरे हिसाब से। साथ साथ में एक और क्वेश्चन देखें। फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट आर सिमिलर टू रेट ऑफ रिएक्शन। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत टिपिकल सा क्वेश्चन है। रिएक्शन के किस ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट के यूनिट्स सेम होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन के होते हैं, राइट। इसका आंसर करने का तरीका, रेट इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए। ओके, इसकी मैं क्या पावर लूं कि के इसके बराबर आ जाए? किस कंडीशन में रेट और के दोनों बराबर आ सकते हैं? सोचिए, अगर मुझे के को बराबर लाना है तो कंसेंट्रेशन ऑफ ए की जगह पे क्या आना चाहिए? ए की कोई कंसेंट्रेशन नहीं आना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 1, मींस कंसेंट्रेशन ऑफ ए शुड बी 0। तो ए रेज टू पावर जो भी कंसेंट्रेशन 0 होगी दैट विल बी 1, राइट। तो फॉर 0 ऑर्डर, ठीक है, ये जनरल है। फॉर 0 ऑर्डर कंसेंट्रेशन ऑफ ए इट विल बी रिटन एज कंसेंट्रेशन ए रेज टू पावर 0। तो रेट किसके बराबर हो गया? के कंसेंट्रेशन रेज टू पावर 0, तो ये हो गया कंसेंट्रेशन ए इट विल बी 1, तो रेट किसके बराबर आ गया? के के। तो अब आप देख लीजिए, जो रेट की यूनिट्स हैं वही के की आएंगी। रेट किसके बराबर होता है? मोल पर लीटर पर सेकंड, और किसके बराबर आ गया? के बराबर। तो ये रेट के यूनिट्स, रेट इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकंड, मींस मोल सेकंड इनवर्स, और के भी किसके बराबर आ गया? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, राइट।
तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, करके देख लीजिए। अगर आप इसको 1 रखेंगे ना, इफ यू विल टेक इट एज अ 1, तो आपको पता है यूनिट्स के अलग आएंगे, रेट के यूनिट और के यूनिट बराबर नहीं आएंगे। तो क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं बट थोड़े से टिपिकल होते हैं। हल्का सा कंसंट्रेशन के साथ जब आप उसको पढ़ते हैं ना, यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज न्यूमेरिकल्स, राइट। तो इन 2-3 क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए, इनको भी अपने नोट्स के अंदर जरूर नोट करके रखें, राइट। तो आई थिंक अब आप लोगों को ग्राफिकल मेथड समझ में आ गया होगा। और अब हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बारे में। ओके, नेक्स्ट, integrated rate law method. Okay, so we have to derive derivation of rate law expression. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है derive rate law expression। तो पहले मैं बात करूंगी फॉर फर्स्ट ऑर्डर। हम जीरो ऑर्डर की भी बात करेंगे बट पहले हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे। ओके, कंसिडर अ जर्नल इक्वेशन, जर्नल रिएक्शन। ठीक है, दिस इज ए टू प्रोडक्ट, ए से बन रहा है प्रोडक्ट। ओके, मैं इसको डिमार्केट कर लेती हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है, राइट। ए से बना प्रोडक्ट, ओके। तो रेट किसके बराबर होता है? चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। दिस इज इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, डी बाई डी टी ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए। ऑल्सो एक और तरीका है, रेट और किसके बराबर होता है? के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए। दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन, राइट। अब ये दोनों ही इक्वेशंस रेट के बराबर है। फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन, इन दोनों को बराबर ले लें। डी ए अपॉन डी टी, डी बाई डी टी ऑफ ए, इट विल बी इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ ए। ओके, दोनों की कंसेंट्रेशन को एक साइड ले लेते हैं। इसको रीअरेंज करके मेरे पास आया डी ए अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ ए, इट विल बी इक्वल टू के डी टी, राइट। नाउ इंटीग्रेटिंग, लेट इट बी थर्ड इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन थर्ड। हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो ये आ गया साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डी ए अपॉन ए इक्वल्स के डी टी, राइट। अब देखिए इसको हम सॉल्व करें। अगर हमारे पास हो इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स, तो ये बराबर होती है लॉग नेचुरल एक्स के, राइट। आप लोगों को मेरे से ज्यादा इंटीग्रेशन आती होगी, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स को। तो डी एक्स बाई एक्स इट विल बी लॉग नेचुरल एक्स, नेचुरल लॉग है, बेस 10 नहीं है। तो ये वैल्यू यहां पे पुट करें, इट विल बी माइनस लॉग नेचुरल ए, क्योंकि यहां पे डी ए बाई ए है, लॉग नेचुरल कंसेंट्रेशन ऑफ ए, इट विल बी इक्वल्स, दिस इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के साथ जो डिफरेंशिएशन है इट विल गेट कैंसल आउट, राइट। तो वी विल गेट के टी, और साथ में क्या आता है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वेयर C is integration constant. Okay. अब अगला स्टेप क्या होगा? Value of C when concentration was A0. ठीक है? Okay. When T is equal to 0, concentration A किसके बराबर था? A0. पुट करें, लेट इट बी इक्वेशन फोर्थ, पुट इन फोर्थ, तो मेरे पास आया माइनस
log natural a naught equals k इंटू 0 प्लस c। तो ये आ गया 0, इधर आ गया c, इधर आ गया माइनस लॉग नेचुरल a नॉट। तो देखिए c की वैल्यू आ गई माइनस लॉग नेचुरल कंसेंट्रेशन इन प्योर स्टेट। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट करेंगे हम फोर्थ में। पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फोर्थ, वी विल गेट यहां पे माइनस लॉग नेचुरल a इक्वल्स के टी माइनस लॉग नेचुरल कंसेंट्रेशन a नॉट। ठीक है, अब देखें ये माइनस, इसको मैं इधर ले आऊं तो पॉजिटिव हो जाएगा। इट विल बी लॉग नेचुरल a नॉट माइनस लॉग नेचुरल कंसेंट्रेशन ऑफ a इक्वल्स के टी, राइट। तो log a माइनस log b, इट विल बी डिवीजन, तो इट विल बी log नेचुरल a नॉट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ a इक्वल टू के टी। ठीक है, और मैं इसको लिखूं के टी विल बी इक्वल टू log नेचुरल a नॉट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ a। ओके, अभी मुझे और जहां पे जरूरत पड़ेगी जगह की, मैं इसको मार्किंग दे लेती हूं। अब देखें जरा, के टी इक्वल्स, अब नेचुरल लॉ को बेस 10 में कन्वर्ट कर दीजिए, 2.303 लॉग कंसेंट्रेशन a नॉट अपॉन a। तो t किसके बराबर होगा, 2.303 अपॉन k लॉग ऑफ a नॉट अपॉन a, और k किसके बराबर होगा, t दूसरी साइड ले जाइए, 2.303 अपॉन t लॉग ऑफ a नॉट अपॉन a, राइट, वेयर k इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, t is equal to time, concentration a naught, it is initial concentration, and without naught it is final concentration। final concentration means जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन हमारे पास बाकी बची आफ्टर द रिएक्शन, राइट। अब देखो, अगर मैं इनिशियल कंसेंट्रेशन ले लूं a और फाइनल कंसेंट्रेशन, चलिए मैं यहां ले लेती हूं, लेट इट बी, इधर देखो मैं जगह, ये जगह खाली कर लेती हूँ। ठीक है, इस जगह को हम खाली कर लेते हैं। इस डेरिवेशन को तभी कंप्लीट कर पाओगे अगर मेरे साथ साथ करोगे। ओके, लेट इट बी इनिशियल कंसेंट्रेशन A, ठीक है, एंड रिएक्टेंट रिएक्टेड X, तो फाइनल कंसेंट्रेशन कितनी बची, A माइनस एक्स। तो फिर आप इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, अब आप किसी भी उसमें बात कर लीजिए, लेट इट बी K 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ, ऊपर क्या आ गया हमारे पास, लॉग ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स। आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, और K विल बी 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ, ऊपर क्या था, इनिशियल कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसेंट्रेशन। समझ रहे हो बात। अब ये दोनों ऑल्टरनेट हैं, आप T को इधर लिख सकते हैं, K को इधर लिख सकते हैं, ठीक है, और T विल बी 2.303 अपॉन K लॉग ऑफ, ऊपर क्या आया, इनिशियल कंसेंट्रेशन, नीचे क्या आया, फाइनल कंसेंट्रेशन। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं। अब ये आपके पास इक्वेशंस आगे बचे जिससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हो।
ठीक है, ये आई आपके पास दो इक्वेशंस, ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गए जिससे आप न्यूमेरिकल निकालेंगे। अच्छा, लेट 20% कंप्लीट, 20% कंप्लीट मीन्स इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी आई? 100। 20% कंप्लीट का मतलब 20% कंप्लीट हो गई, तो फाइनल कितनी बची? 100 माइनस 20 इक्वल टू 80। आप समझ रहे हो मेरी बात? एक रिएक्शन है जो 20% कंप्लीट है, मतलब x कितना आ गया? 20, तो बाकी कितना बचा? 100 माइनस 20। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? t इक्वल टू 2.303 k log ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस 20। या तो वहीं सॉल्व कर लीजिए, तो फाइनल क्या आ गया? 80। इस तरीके से। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। लेट मी एडजस्ट द स्क्रीन। या अब आप एक बार फिर से देखिए, हमने एक जनरल इक्वेशन कंसीडर करी। ए से बन रहा है प्रोडक्ट, रेट किसके बराबर होता है? डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए विद टाइम। ऑल्सो रेट इज इक्वल टू, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए। दोनों ही रेट है, दोनों को बराबर ले लिया, इसको रीअरेंज किया, इंटीग्रेशन की, तो हमारे पास आ गया डी ए अपॉन ए, इट इज लॉग नेचुरल ए, के टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फिर इंटीग्रेशन में आप हमेशा ऐसे करते हो, आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हो। तो पुट, जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन कौन सी थी? बिल्कुल 100% प्योर कंसंट्रेशन थी हमारे पास, इनिशियल कंसंट्रेशन। तब प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं था। वैल्यू पुट की तो आपके पास सी की वैल्यू आ गई माइनस लॉग नेचुरल ए नॉट। सी की वैल्यू यहां पुट कीजिए, इक्वेशन को रीअरेंज किया, लॉग नेचुरल ए नॉट माइनस लॉग नेचुरल ए, तो ये आ गया ए माइनस बी, मीन्स ए अपॉन बी। नेचुरल लॉग को रिप्लेस किया बेस 10 के साथ, ठीक है, और आपके पास टी इधर रखा, के दूसरी साइड ले गए, या फिर के इधर रखिए, टी उधर ले जाइए, और ये आपके पास हर चीज की एब्रीविएशन आ गई। अब इसके न्यूमेरिकल कैसे आएंगे? कोई 20% रिएक्शन है जो 10 मिनट्स में कंप्लीट होती है, तो इसका रेट कांस्टेंट निकालिए। रेट कांस्टेंट गिवन होगा तो टाइम पूछा जाएगा कि कितने टाइम में कोई रिएक्शन 60% कंप्लीट होगी। समटाइम्स दो इक्वेशंस को इकट्ठा कर दिया जाता है कि 20% कंप्लीशन होती है इतने टाइम में, तो टाइम पुट करके के निकाल लीजिए। फिर पूछते हैं बताइए 60% के लिए कितना टाइम लगेगा। हम इसके न्यूमेरिकल्स आगे करेंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अच्छा तो यही रहेगा कि आप मेरे साथ साथ ही इसको डेराइव करें, ठीक है। और किसी तरह की कोई आपको कंफ्यूजन रह जाती है तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं, आई विल हेल्प यू आउट, ओके। अब हम बात करते हैं हाफ लाइफ पीरियड की, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाफ लाइफ मेथड, राइट। तो सबसे पहले व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड? ये मेथड प्योरली न्यूमेरिकल्स के लिए एप्लीकेबल होता है। हाफ लाइफ पीरियड, देखिए, इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच द कंसेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसेंट्रेशन। इट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड एंड it is denoted by T half. This is called half life period. तो half life period का मतलब मेरे पास थी A नॉट, जब कंसंट्रेशन रह गई A नॉट बाय 2, तो कितना टाइम लगा? इट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड, राइट। अब देखो बच्चे, ये जो कंसेप्ट है बहुत ही जरूरत का है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस मेथड को यूज करते हैं फॉर कार्बन डेटिंग, राइट। जितने भी हमारा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो हमारे आर्कियोलॉजी इसमें काम करते हैं आर्कियोलॉजी के अंदर, तो वो लोग क्या करते हैं, हमारे जितने भी पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, आइदर मेड अप ऑफ वुड, एनी मेटल, कुछ भी किसी भी चीज से बने हों, उनकी एज निकालते हैं। तो रेडियो एक्टिव डिके के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ। आपको पता है
C14 इट इज रेडियो एक्टिव, राइट। और इसका टी हाफ पता है कितना है? 5880 ईयर्स, 5880 साल इसका हाफ लाइफ पीरियड है। तो अगर ये मेरे पास जो डस्टर है ये 100 साल पुराना है या कितने साल पुराना है, तो कैसे पता चलेगा? हम रिवर्स चलते हैं। इस टाइम इसके अंदर कितनी परसेंटेज है, इससे इतने साल पहले कितनी थी, इससे इतने साल पहले कितनी थी। तो अगर किसी कोई भी हमारे पास मॉन्यूमेंट है जो लकड़ी का बना है, आपको पता है हमारे कितने सारे पुराने महल हैं, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, तो मॉस्क्स हैं, तो वहां पे लकड़ी की नक्काशी हुई है, तो उसकी एज निकालने के लिए हम यूज करते हैं। नॉर्मल एयर के अंदर C12 होती है, 99% C12 होती है, और बहुत कम परसेंटेज, और वो फिक्स कंसंट्रेशन है परसेंटेज की, वो C14 की होती है। वो हमें पता है कि इतने ग्राम में इतनी होती है। तो मान लीजिए कि उस लकड़ी के पीस के अंदर हमें मिल गई 1000 ग्राम कार्बन 14, राइट। इस वक्त है वो 1000 ग्राम। तो रिवर्स चलेंगे, मतलब अगर हम इसकी वैसे हाफ लाइफ निकालें तो 588 ईयर्स के बाद ये रह जाएगी 500 ग्राम। फिर नेक्स्ट 5880 ईयर्स के बाद ये रह जाएगी 250 ग्राम्स। फिर नेक्स्ट 588 ईयर्स के बाद ये रह जाएगी 125 ग्राम। फिर नेक्स्ट 5880 ईयर्स के बाद ये रह जाएगी 62.5 ग्राम। तो दिस इज कॉल्ड हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, अब देखो ये इनिशियल कंसंट्रेशन थी, ये फाइनल हो गई, लेकिन अगले हाफ लाइफ पीरियड के लिए अब ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो कई बच्चों के माइंड में आता है कि 1000 से 500 बढ़ने में तो इतने साल लग गए, तो 500 से 250 होने के लिए इसका आधा लगना चाहिए टाइम। हाफ लाइफ पीरियड का जो हमारे पास फॉर्मूला है या जिस तरीके से ये काम करता है, हाफ लाइफ पीरियड, इट कंसंट्रेशन इज रिड्यूस्ड टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अब ये इनिशियल, ये फाइनल, नेक्स्ट के लिए ये इनिशियल, ये फाइनल, नेक्स्ट के लिए ये इनिशियल, ये फाइनल। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन विल बी show that T half or half life period is independent of initial concentration of reactants। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। ओके, वी नो, हमें पता है, अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेटेड रेट लॉ, टी किसके बराबर होता है? 2.303 अपॉन के log of A naught upon A, right? Now when T is equal to T half, कंसेंट्रेशन A किसके बराबर होगी? A naught by 2। तो ये आ गया T half equals 2.303 upon K log of A naught upon A naught by 2। A naught से A naught कैंसिल और 2 चला गया ऊपर, तो T half 2.303 अपॉन K log of 2, ठीक है। अब log 2 की वैल्यू आप देखेंगे तो log 2 की वैल्यू ग्राफ के अंदर आती है, log टेबल के अंदर log 2 इट बी 0.3010। तो वैल्यू पुट कीजिए, T half 2.303 अपॉन K इंटू, यहां है log 2 की जगह हम लिखेंगे 0.3010, मल्टीप्लाई कीजिए 0.693 अपॉन K, इट इज T हाफ। तो आप देख लीजिए इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या कहीं पे भी A नॉट आ रहा है? नहीं आ रहा। आप K पुट कीजिए, डायरेक्ट T हाफ निकल आएगा।
ऑल्सो के किसके बराबर होगा? अगर आपको टाइम दिया है तो आप आसानी से के निकाल सकते हैं। अगर किसी रिएक्शन का टी हाफ दिया है, अब देखो टी हाफ का मतलब क्या है? टी हाफ मीन्स कई बार आपको दिया 50% कंप्लीशन। 50% कंप्लीशन मीन्स टी हाफ। 50% तभी हुआ ना, 50% हुआ। ये 100/2 कितना हो गया? 50। ठीक है, तो 50% कंप्लीशन का मतलब भी क्या होता है? टी हाफ। ये मैंने वैसे बताया आपको। Thus, it is proved that half-life period, that is T half, it is independent of initial concentration of reactants. तो आप देख सकते हैं इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर जब हमने टी हाफ कैलकुलेट कर लिया तो कहीं पे भी कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हमारे पास नहीं आया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन और साथ में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो बने रहिए हमारे साथ जब तक हम अगला वीडियो लेकर आए। तब तक जो हमने किया है इसकी प्रैक्टिस करें।